भले आप बीच में थोड़ा केमिकल यूज़ करो या ऑर्गेनिक यूज़ करो, लेकिन मन में ये चाहिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उनका गुलाम होने की ज़रूरत नहीं। आज गुलाम हो गया है ना किसान। एक होटलिंग या एक ब्यूटी पार्लर की विजिट, इसमें पूरा महीने का खाना हो जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में खाद का संकट है, डीएपी यूरिया की किल्लत है। सरकार कुछ भी कहे लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनके पास खाद की दिक्कत है। साथ ही किसानों के सामने एक बड़ा दिक्कत ये है कि क्या बिना यूरिया, बिना डीएपी यानी बिना केमिकल के खेती हो सकती है। वो इसके विकल्प तलाश रहे हैं। बहुत सारे किसान खुद न्यूज़ पोर्टली जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बात करते हैं कि कैसे वो अपनी खेती को चला पाएँ, खेती कैसे हो पाएगी। इस बीच में कई सारे जो किसान हैं वो खेती के रासायनिक खेती के हट के अलग अलग जो विकल्प हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल फार्मिंग हो, पीकेएन की हो, या फिर गाय आधारित खेती हो या गौमूत्र आधारित खेती हो, कोई भी ऐसी खेती विधि क्या बिना डीएपी यूरिया के आगे बढ़ सकती है, ये समझने के लिए मैं आया हूँ अभी महाराष्ट्र के पुणे में। और हमारे साथ हैं वसुधा सरदार जी, जो कि पिछले कई दशकों से खेती पे काम कर रहे हैं। उनका जो मैक्सिमम जो उनका काम रहा वो सेंद्रीय खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के आसपास रहा है। और वो उनको कई पुरस्कार मिले, कई अवार्ड मिले। बहुत सारे किसान उनके यहाँ खेती समझने देखने आते हैं। वो खुद भी भारत के अलग अलग खेतों में जाती रहती हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लोग जानते हैं वसुधा ताई के नाम से, तो साई न्यूज़ पोर्टली पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो सवाल था ये कि क्या भारत में बिना डीएपी एनपीके के खेती हो सकती है, और जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात करें, क्या ये उसी का कोई रूप है या फिर कुछ अलग कहानी है? ये जो सवाल आपने किया कि क्या बिना डीएपी यूरिया के खेती हो सकती है क्या, ये जो सभी के मन में या जहन में जाके बैठा है सवाल, यही एक इस संकट का असली रूप है। देखिए, कुछ 300 भी साल नहीं हुए होंगे, उसके पहले ये नाम भी कोई जानता नहीं था, मतलब वो अस्तित्व में भी नहीं थे। 1750 के बाद में जस्टिस लाइबिग के रिसर्च के बाद में ये सब आ गए हैं दुनिया में, उसके पहले कहीं नहीं थे। जो भी थे उसके प्राकृतिक रूप थे और खेती अच्छी तरह चल रही थी। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो राइस इंटेंसिफिकेशन की विधि है, उसके तहत लोग 50-60 क्विंटल तक उत्पादन लेते हैं राइस का। और ये सब ऑर्गेनिक पे होता है, मतलब बिना खाद, रासायनिक खादों के होता है। दूसरी बात, हम लोग अगर देख ले जो जंगल की इकोसिस्टम है, जंगल का हम देखें तो कोई 40 करोड़ साल पहले जंगल पृथ्वी पे आए अस्तित्व में, तब से वे बरकरार है। ऐसे नहीं कि कोई जंगल मर गया, उसमें कोई मनुष्य प्राणी का हस्तक्षेप हुआ हो तो हो सकता है, लेकिन उसके बिना ये बात संभव नहीं है। समझिए, वहाँ खेती नहीं थी, वहाँ क्रॉप नहीं थे, वहाँ वीड्स नहीं थे, खरपतवार नहीं थी, जो भी है वनस्पति है। तो वो कैसे उगती थी, कैसे बढ़ती थी, तो उसे जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो खिलाने वाले जो माइक्रोब्स है या सब माइक्रोब्स ही बोलेंगे हम, उसमें बुरशी भी आ जाएगी, जीवाणु भी आ जाएंगे, और बाकी सारे कछुए केचुए और बाकी कीटक भी ये सब आ जाएंगे। अंदर की दुनिया, अंदर की दुनिया ये उसको खिलाती है। अभी अभी मैंने ये पढ़ा है, मतलब कि इनका जो रिश्ता है, ये रिश्ता सब पूरी दुनिया चलाता है, हम लोग कह सकते हैं। तो अभी हम लोग उनको खिलाने की बात कर रहे हैं। उनको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खिलाने का काम उन पर दिया गया है। और इसके लिए जो पूरी एक सिस्टम बनी है, उसे किसी भी बाहर की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में स्वयं पूर्ण है। तो ये जो नैरेटिव लोगों के मन में बैठ गया है कि बिना खाद के खेती नहीं हो सकती, तो रीजनरेटिव फार्मिंग में ये मैं तो अभी तक रीजनरेटिव की बात नहीं कर रही थी। 20 साल तक मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रही थी। अभी मैं ये समझ रही हूँ कि ऑर्गेनिक भी इनपुट देना ज़रूरी नहीं है।
इनपुट ही जरूर है, लेकिन ये जो जैसे बोलते हैं आइडियल है, अभी तक हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। तो ये सब बीच का फासला हमें तय करना है और वो एक एक हिस्से से करते जाना है। मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर भी, मतलब एक राज्य हो या अपना देश हो, उस पर भी थोड़ा थोड़ा करके ही आगे चलना चाहिए, ताकि उसके भी जो कुछ लिमिटेशंस हो या कुछ उस रास्ते पे खड्डे हो, उसका हमें अनुभव करके फिर आगे चलना है। एकदम एक साथ आज केमिकल से निकल के कल ऑर्गेनिक पे आ जाओ या रिजेनरेटिव पे आ जाओ, ये नहीं हो सकता है। तो अगर कोई पर्सन मजबूरी में, भले उसको डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया कम मिल रही है या इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है या कस्टमर की डिमांड है, क्या करना पड़ेगा? अगर आता है तो क्या करना पड़ेगा? पहला काम जैसे करना है, पहला काम तो समझ लेना है क्या है, क्योंकि एक हिसाब दूसरे पे नहीं बैठता है। जैसे आप समझिए अभी यूरिया अवेलेबल नहीं है और हाँ, अपने को ये जो कंपोस्ट यूज़ करना है या फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, शेण खत यूज़ करना है, तो फिर ये सवाल आता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, इसमें 1.5% है, तो वो 46 का पूरा करने के लिए कितना खाद लगेगा, वो कैसे मिलेगा, इतने पशु कहाँ है। तो प्रकृति से हमें ये जानना है कि बिना यूरिया के इतने बड़े पूरी दुनिया को कैसे चलाया जा रहा था, किन चीज़ों से। नाइट्रोजन की तो ज़रूरत तब भी थी, आगे भी रहेगी, कैसे मिल रहा था, किन चीज़ों से मिल रहा था। जैसे हवा में कहते हैं ना 78% नाइट्रोजन है, वो क्रॉप अपने आप से नहीं ले सकते, उसके लिए एक मीडियम है। और पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देने के लिए भी ज़मीन में ये जो पूरा माइक्रोबियम सिस्टम बनाया हुआ है या डेवलप हुआ है, उसे अलग करके, मतलब जो बनी बनाई बात है उसको छोड़ के हम लोग कुछ दूसरा करने लग गए हैं। पहले इस जो ये डेविएशन है ये समझ लेना चाहिए। पहले हम लोगों ने भी खाली अपने 10 गुंठे से ही शुरू किया, वहाँ देखते हैं क्या होता है। कुछ अपना भी करने में भी गलती हो सकती है, कुछ मौसम की नॉन कोऑपरेशन अभी जैसे बढ़ रहा है, ऐसे कोई बात हुई तो उसका भी परिणाम उसमें आने वाला है। तो रिस्क ज़्यादा ना लेते हुए समझ लेना और ज़मीन पे उतारना, और जैसे जैसे अपनी हिम्मत बन जाए या ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि खेती करना जो सिखाता है वो कितने भी ज़्यादा बुक्स पढ़े तो नहीं आता है, लेकिन दोनों बातें ज़रूरी हैं। भले आप बीच में थोड़ा केमिकल यूज़ करो या ऑर्गेनिक यूज़ करो, लेकिन मन में ये चाहिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मुझे बंद करना है, ताकि मुझे किसी के ट्रैप में भी फंसने की ज़रूरत नहीं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के उनका गुलाम होने की ज़रूरत नहीं। आज गुलाम हो गया है ना किसान। आज अगर उसे ये नहीं मिलता है तो जैसे कोई, मैंने तो अभी अपने सामाजिक काम में एंटी लिकर काम बहुत किया है, तो एक बार लत लगने पर जैसे वो मजबूर हो जाता है आदमी शराबी, उसी तरह का अपने किसान की बात हो गई है कि भैया अभी कैसे चलेगा मेरा यूरिया के डीएपी के बिना। तो वसुधा ताई से हमारा परिचय ऐसे हुआ कि उन्होंने नीच पोटली के साथ कोई वीडियो देखा था, तो उसके बाद में वो सीतापुर लखनऊ के पास आई। फहद फारूकी का जो PKNQ मॉडल था उसको देखने के लिए वो वीडियो कहीं देखा था। अवतार सिंह जी के यहाँ गई जो कि पंजाब में है। इसके अलावा पंजाब में एक दो और किसान हैं, नानक खेती पे बात की हुए। अवतार सिंह की जो गुड ग्रो सिस्टम उसको देखा। फहद फारूकी जो रेज बेड पे खेती कर रहे थे, PKNQ जिससे कह रहे थे, या फिर अभी थोड़ा और उसमें आगे उन्होंने बढ़ा, उन सबको देख इस उम्र में वो भारत के अलग अलग राज्यों में जा रही, किसानों से मिल रही हैं, हमारे जैसे लोगों की वीडियो भी देख रही हैं, उनसे बात भी कर रही हैं। क्या एक कोई सिस्टम है जहाँ पे हम लागत कम करके अपनी आमदनी को या अपनी अच्छी क्रॉप को ले सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं? ऐसे ही है। तो
क्या देखा आपने, कैसे आपको लग रहा है कि इस उम्र में लोग, मतलब मैं देखता हूँ एक जिले का आदमी दूसरे जिले में नहीं जाता, आप दूसरे प्रदेश भी जा रहे हैं, हमारी बात छोड़ दो तो ये जाने का जो क्या बोलते हैं एक ट्रिगर न्यूज़ पोर्टली नहीं दिया है मुझे आपकी जो फहद भाई की आम वाली पहले मैंने वीडियो देखी थी, तो वो आम के प्रेम से वो देखी। फिर फहद भाई को देख के दूसरी देखी, उसमें पहले बार PQNK की बात आई। तो ये पहले तो ऐसे मुझे लगा कि अरे ये तो अब हमारी भाषा बोल रहा है, पहली बात तो ये लगी कि, लेकिन फिर वो कुछ PQNK बोल रहा था, तो क्या बात है ये, तो ठीक से समझा। और उसमें जो उन्होंने मशीन का जिक्र किया, मैं उस मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लग गया, क्योंकि यहाँ लेबर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अच्छी मशीन और वो अपने खेती का जो आकार है उससे मिलने जुलने वाली, अगर एक मशीन अच्छी हो तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो ये बेड मेकिंग भी करता है और सोइंग भी करता है और रेस बेड होता है। ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि इसको ज़्यादा जानना चाहिए और ये मशीन लाना चाहिए। तो महाराष्ट्र में तो पहले मैंने सब तलाश किया, किसी के पास इस तरह का मॉडल नहीं था। तो फहद भाई का नंबर मैंने बहुत खोज के बाद मिला, उन्होंने हमें न्योता दिया कि मशीन मैं आपको दिलवा दूंगा, लेकिन आप हमारी खेती आके देखिए और जो किस तरह से की जाती है, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, ये भी हमसे आप सीखिए, ताकि वही भूल आप ना करें। तो हमने झट से वो स्वीकार लिया और मैं और मेरा भांजा समीर, जो हम लोग यहाँ दोनों करते हैं, और हमारे मैनेजर को भी हम लोगों ने साथ लिया, क्योंकि उनका सब सोचने का तरीका अलग है। तो मैं कह रहा था कि क्या है कि ये जिस तरह सिस्टम है, लोग सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत है, कई बार किसान साथी इसको बुरा भी मान सकते हैं, उनको लग रहा है क्या है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम देखते नहीं हैं, हम ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे खेतों में नहीं जा रहे हैं कि हो सकता है कोई बगल खेत वाला कुछ अच्छा काम कर रहा हो, दूसरे राज्य का कर रहा हो, तो जहाँ तो संभव हो सके कई सरकारी योजनाएं भी घुमाती हैं किसानों को, लेकिन आप खुद से ट्रेवल करिए, जब भी आपको मौका मिले अपनी सुविधा के अनुसार किसानों का क्षेत्र का चयन करिए, लेकिन वहाँ जाइए ज़रूर। जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे हमको मिलता है, मैं खुद यहाँ पे आया। अच्छा, मैं इससे पहले भूल जाऊँ, जिस मशीन की भी बात कर रही थी, जो प्रिसीजन कम बेड प्लांटर है, वो पीछे मशीन है, इसके विजुअल आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें ये जुताई कर सकता है, ये बेड बना सकता है, ये 5 लाइन में बुआई कर देगा। अभी तो शायद कुछ चुका ऐसे जिसमें ड्रिप भी बिछा सकते हैं, एक बिया से मल्च भी कर सकते हैं। सेकेंडरी ये है कि आप उसको पीछे से बराबर भी कर देगा। और इसमें ये खेती रेज बेड वाली है, एक परफेक्ट सिमेट्री में आपको बेड बनाता है, उसकी बात हो रही थी। ये मशीन आप लाई पंजाब से, जो शायद संदीप जी ने दिलाई आपको, विनोद जी ने दिलाई। तो उसका नाम वहाँ जाके नानक खेती, मतलब वो अपना कहने लगे, लेकिन उन सब का, या जो अवतार सिंह जी कहते हैं, सबका मतलब कुदरत के साथ में। क्या इन सब में क्या समझ में आया एक चीज़ आपको? कि एक बात यह है कि खेती जो है, मतलब वनस्पति का प्रोडक्शन, ये कारखाने की बात नहीं है, ये पंचमहाभूतों के इंफ्रास्ट्रक्चर में पलने वाली बात है। तो इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। 5 तत्व, मिट्टी, पानी, आकाश, हवा और क्या रहा, तेज आग, हाँ। आग मीन्स सूरज की रोशनी। तो इन्हें छोड़कर हम अगर कुछ कर जैसे ये बोलते हैं ना, यात्रा में बच्चा जाता है और मम्मी का हाथ छूट जाता है, जब तक मम्मी और वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है कभी तो मिलेंगे, लेकिन मम्मी इधर और बच्चा उधर जा रहा हो तो उसकी गुमराह होने के ही चांसेस ज़्यादा है। इस तरह से हम लोग गुमराह हो रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है। ये बात ज़्यादा चिंता करने की और समझ लेने की बात है। साथियों, यहाँ जिस फार्म पे मैं बैठा हूँ, ये आपकी बातें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 2-4-5 एकड़ में ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग या किसी विधि से खेती करके थोड़ा मतलब बड़ी सी बातें हो रही है। यहाँ पे ये 80 एकड़ का कुछ फार्म है और इसी जगह पे सेम एक हाईटेक ऑटोमेशन लगा हुआ है, जहाँ से 80 एकड़ फार्म को
कंप्यूटराइज तरीके से इरिगेशन होता है, खेती होती है, और वहीं पे एक बड़े यहाँ पे देसी गाय भी हैं, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बन रही है, यहाँ पे बायोमास भी बन रहा है, यहाँ पे जीवामृत भी बन रहा है, यहाँ घन जीवामृत भी बन रहा है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की। मुझे ये बताइए इस 80 एकड़ को कैसे आपने डिवाइड किया, किस तरह से धीरे धीरे करके आप शिफ्ट कर रहे हो उसमें? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम में से ना मैं आप दोनों लोग रासायनिक के विरोधी नहीं है, बल्कि हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनपुट कॉस्ट कम की जाए। और उसका जो एक अपरिहार्यता बन गई है वो दूर करनी है। रसायन को तो कुछ ये नहीं है, रसायन जरूरी है, शरीर के लिए भी ज़रूरी है, खेती के लिए भी ज़रूरी है। जो सिंथेटिक इनपुट्स डाले जाते हैं उनकी आवश्यकता और उनके जो दुष्परिणाम है वो कम करने का अपना प्रयास है। तो हम तो वैसे पूरा फार्म अपना इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। वैसे एक स्टेपल क्रॉप्स रहते हैं जिनमें से ये प्रयोग और उनमें जो थोड़ा रिस्क भी रहता है, कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो सह लेने की भी ताकत मिलनी चाहिए अपने ही इनकम से। तो इसलिए जो गन्ने की खेती है पश्चिम महाराष्ट्र का, ये एक ही क्रॉप ऐसा है कि जिस पर कुछ प्रोसेसिंग है, उसकी कुछ सिस्टम बनी हुई है, तो उसमें भी कुछ दिक्कतें कम नहीं है। लेकिन सबसे एश्योर्ड क्रॉप किसान को अगर कुछ लगता है तो वो गन्ने का क्रॉप है। तो ये हम लोग भी चला रहे हैं। इससे जो फार्म चलाना है, मैनेज करना है और नए नए ये सीखना है। उसी फार्म के जो लिमिटेशंस है उनको, अभी जैसे लेबर की प्रॉब्लम चल रही है अभी जो है हमारे यहाँ, ये शायद लास्ट पीढ़ी होगी, उसके बाद की पीढ़ी खेत में काम करने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। तो हमें कुछ अलग पहले से ढूंढना चाहिए, और वो ढूंढने का स्पेस, उसका अवसर ये हमारी जो शुगर केन वाली खेती है वो दे देती है। फिर हम लोगों ने जो सेंद्रिय सेतु ये एक वेंचर शुरू किया है, वो डायरेक्ट टू कस्टमर्स, सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टू डायरेक्ट टू कस्टमर्स। तो कुछ चीज़ें हमारे खेत में बनती है, जो हमारे खेत में नहीं बनती है हम दूसरे ऑर्गेनिक फार्मर से भी ले लेते हैं, क्योंकि कांटेक्ट बहुत है। जेन्युइन ऑर्गेनिक फार्मर्स कौन है नहीं है ये पता रहता है, तो वो ग्राहकों को देने का हमारा काम रहता है। एक किसान है जो कह रहा है जैविक वगैरह हमको ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, एक या कोई भी ऑर्गेनिक करके, एक वो व्यक्ति है जो शहर में बैठा है, वो उसके इतने ज़्यादा वैल्यू, मतलब इतने ज़्यादा पैसे ले रहा है कि आम आदमी से वो चीज़ दूर रह रही है। ये कैसे मैनेज हो? मतलब रेट का जो मामला है, भाव का है, वो कैसे हो? बड़ा इशू आता है। अभी एक लोग कहते हैं कि आपको कोई डालना नहीं है तो आपकी खेती सस्ती होनी चाहिए। ये बात तो नहीं है। पहले प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम उतनी ही रहती है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग लेबर इंटेंसिव है तो ज़्यादा ही रहती है उसकी। दूसरी बात स्केल की जो है ना, तो हमारा जो यहाँ से पूना तक ले जाने का खर्चा है वो पर केजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले हम लोग जो समझिए ये मार्केट कमेटी में देते हैं, तो यहाँ से जो तरकारी गाड़ी जाती है वहाँ से लेते हैं, उसमें बेच सकते थे। तो एक पर केजी 1 रुपये 2 रुपये उसका फेयर आएगा। अभी हमारा 300 किलो भी माल हो तो भी हम 1 टन की गाड़ी में ले जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है वो पर केजी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पहले समझ लेना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि ये सोना है या ये डायमंड है तो ये आप ज़्यादा इसमें खरीदो, लेकिन जो चमकता है वो हर चीज़ अपने शरीर के लिए तो अच्छी नहीं है, इतना समझ लेना चाहिए ग्राहकों ने। और डॉक्टर कम्युनिटी का पूरा मैं रिस्पेक्ट करके बोल रही हूँ कि किसान को अगर मिले तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी शायद आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक या उसके जो अंदर एक अलग अलग ये है, वो बाजू में रख के हम लोग अगर यही सोचे कि केमिकल
युक्त केमिकल वाला खाना और बिना केमिकल का खाना। बिना केमिकल के खाने का और एक जो फ़ायदा है कि वो न्यूट्रिएंट डेंस होता है। ये बात तो ज़्यादा समझ में ही नहीं ली जाती है। अपने यहाँ देखो, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। तो AI का ये कहना है कि पिछले 50 सालों में अपने गेहूँ और भात में, धान में कितना मैग्नीशियम कम हुआ है, कितना लोहा कम हुआ है। तो ये जो डेफिशिएंसी डिसीजेस की बढ़ोतरी हो रही है, इसका सीधा संबंध अपने खाने से है। ये शहर का रहने वाला ग्राहक जब तक नहीं समझ लेता तब तक उसको इसकी कीमत नहीं है। और खाने में, बेसिक खाने में कितना खर्चा होता है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है तो इसका गुणोत्तर कम ही होता जाता है पूरे खर्चे में। एक होटलिंग या एक ब्यूटी पार्लर की विजिट, इसमें पूरा महीने का खाना हो जाता है। तो ये रेट की बात कोई मतलब ये करने की बात होती नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि किस बात पे अड़ना है और किस बात पे छोड़ना है। ताई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें आपकी खेती में सुबह आया था, मैं और अभिजीत जी आए थे, आपसे मिले, आप बड़ा सा अच्छा लगे। चलते थे थोड़ी अपने पूछे, हमारा जो हम लोग काम कर रहे हैं न्यूज़ पोर्टली के जरिए इधर से, क्या ये हमारा काम किसी के लायक है? कुछ ऐसा है जो हम एग्रीकल्चर में, सोसाइटी में कुछ योगदान कर पा रहे हैं? अरे भाई, आप तो सबको जोड़ रहे हैं। आप ये जमीन में माइक्रोराजा का काम कर रहे हैं। आपकी तहत हमें फहद भाई का जैसे कांटेक्ट मिला, और लास्ट टाइम भी और आज भी, आज ही फहद भाई का आम हमारे यहाँ आया है। यहाँ पे तो पिछले साल भी हम लोगों ने उनका आम पूना और बम्बई के लोगों को दिया। और हमारा जो अपना ग्रुप है उससे अलग पूना में जो दूसरे ग्रुप है, हम लोगों ने एक ये तय किया है कि हम आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिकल फ्री बेचना है, अपने में कंपटीशन नहीं, अगर कुछ हो सके तो एक दूसरे के साथ करेंगे। तो उनके ग्रुप में से भी लोग ये लेते हैं। आज ही पहला इंस्टॉलमेंट पूना में दाखिल हुआ है। तो ये हमें जोड़ने का काम आप ही ने किया है। और किसान सभी जगह नहीं जा सकते, लेकिन एक जो ट्रस्ट का जो सवाल है ना, वो इसमें भी है ना। हर कोई वीडियो तो ये नहीं रहता है, ऑथेंटिक नहीं रहता है। तो ऑथेंटिक मैटर बनाना, ये जो बात आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको सलाम है।